हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। स्पेशली जेट आईसीआर बीएचयू वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यार हाँ इस वीडियो में केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया गया है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर अभी तक नहीं हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हो तो डेली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि कब की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। 1929 में, 1947 में, 1955 में या फिर 1971 में। तो यार हाँ अगर बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की अर्थात आईसीआर की, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 में। कब की गई थी आईसीआर की स्थापना यार हाँ 16 जुलाई 1929 में, अर्थात आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में कहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ पर आपको संदेह रखिए कि 1960 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर की गई थी, ठीक है, उसके प्लेस के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, उदयपुर में, पंतनगर में या फिर हिसार में। जल्दी से बताइए कि जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है। यार खां अगर बात की जाए फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जिसकी स्थापना यार खां 1960 में हुई थी, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, पंतनगर। और पंतनगर कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात यार जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जल्दी से बताइए कि CRRI कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये स्थित है कटक उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताइए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कमेंट करिए जल्दी से, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, हिसार में या जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो यार हाँ अगर बात की जाए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे यार हाँ काजरी के नाम से जाना जाता है, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है काजरी। तो यार हाँ काजरी कहाँ पर स्थित है, इससे आपको पता होगा कि काजरी पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है यार हाँ काजरी, काजरी मिलता है जोधपुर में। ठीक है, काजरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, और जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या था। तो जल्दी से बताइए कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी तो इसका मुख्य स्रोत किसे माना जाता है। उचित फसल प्रबंधन को, सिंचाई के साधन को, उर्वरकों के उपयोग को या फिर गेहूं और धान की बोनी प्रजातियों को। जल्दी से बताइए कि हरित क्रांति का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है। तो यार हाँ इसका राइट आंसर है कि जो मुख्य स्रोत माना गया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो माना गया है गेहूं और धान की बोनी प्रजातियों को। यार हाँ सबसे ज़्यादा योगदान के अगर बारे में बात करते हैं तो यार हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा योगदान किसके द्वारा दिया गया था, गेहूं और धान की बोनी प्रजातियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो यार ऑप्शंस को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो आपको लगभग जो ऑप्शन में देखने को मिलता है यार CRI स्टेज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से इसे जाना जाता है। और यार ये फसल की बुआई करने के 21 दिन बाद में निकलती है। कब निकलती है, 21 दिन बाद में निकलती है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो CRI स्टेज है तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, अर्थात यार इस फेज को सबसे पहले किसके द्वारा मेजर किया गया था। तो इसको खोजा गया था BL भारद्वाज के द्वारा। किसको द्वारा मेजर किया गया था यार BL भारद्वाज के द्वारा। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हो। इसके साथ साथ यार हाँ कि जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गेहूं की सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो यार CRI को ही ताज मूल अवस्था के नाम से जाना सा है। यार हाँ CRI अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि यार 21 दिन बाद में निकलती है, जिसकी खोज की गई थी BL भारद्वाज के द्वारा। और ये कब निकलती है, ताजमूल अवस्था इसका सेकंड नाम है, और ये निकलती है 21 दिन बाद में। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि एरोइंग से क्या तात्पर्य होता है। तो जल्दी से बताइए एरोइंग होती क्या है। धान में बालें निकलने को, केले में फूल निकलने को, गन्ने में फूल निकलने को, या फिर प्याज में फूल निकलने को बोला जाता है। तो यार हाँ अगर कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोइंग से क्या तात्पर्य होता है या फिर एरोइंग की डेफिनेशन बताइए, तो इसका मतलब होता है यार हाँ गन्ने में जो फूल निकलते हैं,
याद रखना कि गन्ने में जो फूल निकलते हैं या फिर जो पुष्परम निकलते हैं उसी को याद रखना एरो के नाम से जाना जाता है। एरोइंग नहीं बोला जाता बल्कि एरो के नाम से जाना जाता है। याद रखना कि जो गन्ने में फूल निकलते हैं इसे याद रखना एरो वर्ड बोला जाता है। ठीक है, जो इन्फ्लोरेंस होता है उसे एरो बोला जाता है। और याद रखना इस एरो निकलने की, ठीक है, इस एरो निकलने की जो संपूर्ण क्रिया होती है उसी को याद रखना एरोइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एरोइंग, तो याद रखना एरोइंग क्या होती है, एरो निकलने की जो संपूर्ण क्रिया होती है गन्ने में, इसी को याद रखना एरोइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा रहा है कि किस फसल की रेटिंग। अब यार यहाँ पर रेटिंग होती है न कि रेटिक होती है। ठीक है, क्या नहीं होता बल्कि गया होता है कि रेटिंग महत्वपूर्ण है। अर्थात रेटिंग क्रिया किस में की जाती है, जूट में की जाती है, प्याज में की जाती है, अमरूद में की जाती है, फिर केले में की जाती है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि जो रेटिंग क्रिया है ये किससे संबंधित होती है। क्या कहा, अगर आपसे पूछा था रेटिंग के बारे में तो रेटिंग क्रिया क्या होती है, याद रखना जूट हुआ। ठीक है, जूट से संबंधित होती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यार खान जूट अर्थात यार खान जूट के तने से रेशे को अलग करना क्या होता है, यार खान रेटिंग। जूट के तने से रेशे को अलग करना है क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल से मिट्टी चंडाने की संस्तुति नहीं की जाती है। अर्थात क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि निम्न में से किस फसल में मिट्टी चंडाने की संस्तुति नहीं की जाती है। अर्थात यार जो अर्थिंग अप होती है, मिट्टी चंडाना मतलब अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप कौन सी ऐसी फसल है जिसमें नहीं की जाती है। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है अर्थिंग अप क्यों की जाती है, इसका रीज़न क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अर्थिंग अप का मुख्य उद्देश्य होता है याद रखना कि जो हमारी फसल है वो गिरने से बचाने के लिए उसको फिजिकल सपोर्ट प्रदान करना। क्या होता है, उसको एक फिजिकल सपोर्ट प्रदान करना जिससे कि फसल गिरे नहीं। तो उसके लिए यार मिट्टी चंडाने की क्रिया की जाती है। तो अब क्वेश्चन पर आइए कि यार निम्न में से किस फसल में मिट्टी चंडाने की संस्तुति नहीं की जाती है। अर्थात अर्थिंग अप क्रिया किस फसल में अप्लाई नहीं की जाती है। तो जल्दी से बताइए, कपास में, आलू में, गन्ना में या फिर चुकंदर में। जल्दी से बताइए जो अर्थिंग अप क्रिया होती है ये किस फसल में अप्लाई नहीं की जाती है। कपास में, गन्ने में, आलू में या फिर चुकंदर में। तो यार कहाँ आलू हुआ, चुकंदर हुआ, गन्ना हुआ। ठीक है, इन तीनों को फसलों को बचाने के लिए अर्थिंग अप क्रिया की जाती है। लेकिन यार कहाँ जो कॉटन होती है तो इसमें ये क्रिया नहीं की जाती है। अर्थात आपका राइट आंसर माना जाएगा कपास, क्योंकि यार कपास में अर्थिंग अप की क्रिया नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि धान में खेरा नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। यार एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि धान में जो खेरा रोग होता है। यार एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि धान में खेरा नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। गंधक की, जस्ता की, फास्फोरस की, फिर बोरोन की। जल्दी से बताइए कि जो धान में खेरा रोग होता है इसका कारण क्या होता है, अर्थात कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है खेरा नामक रोग, तो खेरा होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होती है, जिंक अर्थात जस्ता। जिंक या जस्ता दोनों ही एक नाम होता है। ठीक है, तो यार अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है धान में खेरा रोग तो किसकी कमी से होता है, जिंक या जस्ता की कमी से होता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात जो खेरा रोग होता है तो इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका कंट्रोल किया जाता है जिंक सल्फेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, जिंक सल्फेट के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से ज्वार की प्रजाति कौन सी है। तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, गंगा, स्वर्णा, लोहित या कंचन। जल्दी से बताइए कि ज्वार की वैरायटी कौन सी है, गंगा, लोहित, कंचन या फिर स्वर्णा। तो यार हाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है स्वर्णा। अर्थात यार ज्वार की कौन सी प्रजाति है, स्वर्णा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से चने की प्रजाति कौन सी है। अर्थात आपको बतानी है ग्राम की वैरायटी कौन सी है। रत्ना होती है, अर्जुन होती है, अवरोधी होती है, फिर किसान होती है। जल्दी से बताइए, आपको पूछा गया है चने की वैरायटी के बारे में, कौन सी है, रत्ना है, अर्जुन है, अवरोधी या फिर किसान है। जल्दी से कमेंट करिए कि चने की प्रजाति कौन सी है इनमें से। तो यार कौन सी होती है, अवरोधी, जो कि यार विल्ट अवरोधी होती है। अर्थात यार जो विल्ट डिजीज होती है, एक मुख्य डिजीज होती है चने की, उसके प्रति रेजिस्टेंस मानी जाती है। ठीक है, जो अवरोधी किस्म होती है ये क्या है, एक विल्ट रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, जो विल्ट डिजीज होती है चने में तो एक मुख्य डिजीज होती है, तो इसके प्रति रेजिस्टेंस कौन सी वैरायटी होती है, अवरोधी, जो कि किसकी वैरायटी होती है, चने की एक मुख्य वैरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से आम की प्रजाति कौन सी है। अर्थात आपको आम की वैरायटी बतानी है। तो जल्दी से बताइए, तो एक कॉमन क्वेश्चन आपको पता होगा कि आम्रपाली, इलाहाबाद सफ़ेदा, क्रांति या फिर संगम। जल्दी से बताइए कि आम की वैरायटी कौन सी है इनमें से, आम्रपाली, इलाहाबाद सफ़ेदा, क्रांति या फिर संगम। जल्दी से बताइए आम की कौन सी वैरायटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यार का आम्रपाली।
और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो प्लांटिंग डिस्टेंस अर्थात यार कम सबसे कम, ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस तो सबसे कम रखी जाती है आम्रपाली में, जबकि यार पौधों की संख्या सर्वाधिक होती है किसमें, आम्रपाली में। क्योंकि यार अगर बात की जाए आम की जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है ये रखी जाती है 10 मीटर, लेकिन यार जो आम्रपाली वेराइटी होती है आम की तो इसमें यार जो डिस्टेंस रखी जाती है केवल और केवल 2.5 मीटर रखी जाती है। इसलिए यार कि सर्वाधिक अगर आम के पौधों की बात की जाए या फिर सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए यार सबसे ज़्यादा जो प्लांट डेंसिटी किसमें होती है तो वो रखी जाती है आम्रपाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा उर्वरक पत्तियों पर छिड़काव के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो जल्दी से बताइए कि किससे पत्तियों पर छिड़काव के लिए उपयुक्त माना जाता है, अमोनियम सल्फेट को, म्यूरेट ऑफ पोटास को, यूरिया को, फिर या डाई अमोनियम फास्फेट को। जल्दी से कमेंट करिए कि किस उर्वरक को पत्तियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यार अगर बात की जाए पत्तियों पर छिड़काव के लिए तो किसको माना जाता है, यूरिया को, अर्थात यार सबसे बेस्ट माना जाता है यूरिया को पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा उर्वरक खड़ी फसल में छिड़का जा सकता है। अब यार आपको प्रयोग करना है खड़ी फसल में, किसमें करना है, खड़ी फसल में आपको उर्वरक का अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार जिस उर्वरक का खड़ी फसल में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है, और इसके साथ साथ यार ये खड़ी फसल में उर्वरकों का देना क्या कहलाता है। एक वर्ड, एक टर्म यहाँ पर आपसे पूछी जाती है यार कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी फसल में उर्वरकों का देना क्या कहलाता है, तो यार इस संपूर्ण क्रिया को बोला जाता है टॉप ड्रेसिंग, अर्थात यार टॉप ड्रेसिंग से बोला जाता है खड़ी फसल में उर्वरकों के प्रयोग को ही टॉप ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आइए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक खड़ी फसल में छिड़का जा सकता है, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास। तो यार अगर बात की जाए खड़ी फसल के लिए अर्थात टॉप ड्रेसिंग के लिए तो कौन सा ससेप्टेबल होता है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, खड़ी फसल में हम प्रयोग करेंगे अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि दलहनी फसल के बाद चक्र में अर्थात यार क्रॉपिंग सिस्टम में या फिर क्रॉप रोटेशन होता है तो उसमें यार लेगुमिनेसी क्रॉप के बाद हम ले रहे हैं धान्य फसल अर्थात सीरियल्स क्रॉप का हम ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दलहनी फसल के बाद चक्र में धान्य फसल बोने पर नाइट्रोजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात यार नाइट्रोजन घट जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर धान्य फसल पर निर्भर करता है। जल्दी से बताइए कि अगर हम यार लेगुमिनेसी क्रॉप के बाद सीरियल्स क्रॉप को ले रहे हैं तो इससे नाइट्रोजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यार अगर बात की जाती है लेगुमिनेसी की तो लेगुमिनेसी में आपको पता होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए यार कि जो लेगुमिनेसी क्रॉप है ये तो क्या होती है, नाइट्रोजन यील्ड को बढ़ाती है। यार कि नाइट्रोजन की मात्रा को लेगुमिनेसी तो बढ़ाती है, लेकिन अगर बात की यार सीरियल्स की तो इनमें यार नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया नहीं होती है। इसलिए यार जो नाइट्रोजन की क्रिया है अर्थात नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है ये क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है यार लेगुमिनेसी के बाद में हम सीरियल्स क्रॉप को कर रहे हैं उससे नाइट्रोजन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यार अगर बात की जाए लेगुमिनेसी की तो लेगुमिनेसी ने क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन जो सीरियल्स क्रॉप होती है ये क्या करती है, नाइट्रोजन की मात्रा को घटाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स का सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि हार्वेस्ट इंडेक्स किसके द्वारा मेजर किया जाता है, भूमि का क्षेत्रफल बटे पत्तियों का क्षेत्रफल, पत्तियों का क्षेत्रफल बटे भूमि का क्षेत्रफल, दाने का उत्पादन बटे भूसे का उत्पादन, दाने का उत्पादन बटे बायोलॉजिकल उत्पादन। तो जल्दी से बताइए कि हार्वेस्ट इंडेक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से कमेंट करिए ए, बी या फिर सी या फिर डी। जल्दी से बताइए कि हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो यार हार्वेस्ट इंडेक्स जो वर्ड था ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था यार, डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। और अगर बात की यार हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका फर्स्ट यानी जो लास्ट ऑप्शन है अर्थात दाने का उत्पादन बटे बायोलॉजिकल उत्पादन। यार कि हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दाने का उत्पादन बटे बायोलॉजिकल उत्पादन से यार हार्वेस्ट इंडेक्स को मेजर किया जाता है और ये वर्ड दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गन्ने की दो पंक्तियों के बीच उड़द की अर्थात यार उड़द आप ले रहे हो गन्ने की दो पंक्तियों के बीच, तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, रिले खेती के नाम से, जोड़ी खेती के नाम से, मिलवा खेती के नाम से या फिर अंतः खेती के नाम से। जल्दी से कमेंट करिए कि गन्ने की पंक्तियों के बीच हम उड़द को ग्रो कर रहे हैं तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए, रिले खेती के नाम से, जोड़ी खेती के नाम से, मिलवा खेती के नाम से या फिर अंतः खेती के नाम से। तो यार अगर हम ले रहे हैं गन्ने की दो पंक्तियों के बीच में उड़द को तो इसका मतलब हुआ यार अंतः फसल। क्या हो रहा है कि हम दो फसलों यानी दो पंक्ति है तो उनके बीच में एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है अंतः खेती अर्थात यार इंटर क्रॉपिंग हम कर रहे हैं।
ये संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाएगा? इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फसलों की लॉजिंग से क्या कहता है? डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप लॉजिंग किसे बोला जाता है? फसल का डाटा आकलन करना, पौधे का जमीन पर गिरना, वृक्षों को टुकड़ों में काटना, या फिर पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना। जल्दी से बताइए कि फसल की लॉजिंग से क्या तात्पर्य होता है? यार कहाँ आधार पूछा जाता है आपसे फसल की लॉजिंग, तो फसल की लॉजिंग का मतलब होता है यार कहाँ पौधे का ज़मीन पर गिरना। इसका मतलब क्या होता है? पौधे पर ज़मीन अगर गिर जाते हैं तो उसी को यार कहाँ क्रॉप लॉजिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि की रचना के लिए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि की रचना में कौन सा कारक, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फैक्टर के बारे में। तो जल्दी से बताइए कि भूमि की रचना में कौन से फैक्टर अधिक प्रभावी होते हैं, अर्थात अधिक क्रियाशील होते हैं? पैतृक पदार्थ, भूमि का कटाव, समय या फिर जलवायु, कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होता है यार जलवायु, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है, अर्थात यार कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो वो कौन सा होता है? जलवायु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? अर्थात यार अमोनिया जब नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। अमोनिफिकेशन के नाम से, नाइट्रिफिकेशन के नाम से, डिनाइट्रिफिकेशन के नाम से, या फिर नाइट्रोजन का ह्रास के नाम से? जल्दी से बताइए कि अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? अमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन का ह्रास? तो यार कहाँ अमोनिया जब नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है तो इस संपूर्ण क्रिया को नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यार कहाँ अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटियार क्ले मृदा के कण का व्यास कितना होता है? जल्दी से बताइए। मटियार जिसे क्ले मृदा के नाम से जाना जाता है तो इसके जो साइज पार्टिकल्स, अर्थात पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है? तो जल्दी से बताइए कितना होता है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए कि क्ले मृदा के कण का व्यास कितना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार हाँ कि जो क्ले मृदा है तो इसका सेकंड नाम होता है चिकनी मृदा। किस नाम से जाना जाता है? इसे चिकनी मृदा के नाम से जाना जाता है। और यार हाँ जितने भी जो सोइल कंडीशन होती है, सोइल्स होती है, उनमें से सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो साइज होती है पार्टिकल्स की वो किसकी होती है? क्ले मृदा की होती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कितनी होती है? तो ये होती है लेस देन 0.002 मिलीमीटर। कितनी होती है? लेस देन 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि फार्म यार्ड खाद के देने का उचित समय कौन सा है? फसल बोने से 6 माह पहले, बोने के समय, फसल बोने के 1 माह बाद, या बोने के 1 सप्ताह बाद? जल्दी से बताइए FIM का प्रयोग कब उचित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फसल बोने के 1 महीने बाद। कब करना चाहिए? फसल बोने के 1 महीने बाद FIM का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके विपरीत यार हाँ अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था और चार्ट के लिए, अर्थात बगीचे की स्थापना के अगर आपसे पूछा था कि FIM का जब प्रयोग उचित कब माना जाता है तो उसके लिए यार हाँ 1 महीने पहले, अर्थात यार हाँ पौध लगाने से जो गड्ढा होता है तो उसमें यार हाँ 1 महीने पहले अगर FIM का प्रयोग करते हैं तो उसे सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए किसी फसल की तो किसी फसल में यार हाँ 1 महीने बाद, अर्थात यार हाँ FIM की बात अगर फसल से संबंध में की जाए तो इसका उचित माना जाता है फसल बोने के 1 महीने बाद। और अगर बात की जाए बगीचे के लिए तो बगीचे में होता है 1 महीने पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊसर भूमि के सुधार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? ऊसर भूमि मतलब सारी भूमि। तो ये तो आपको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है कि सारी भूमि की कंट्रोल करने के लिए या फिर इसके रिक्लेमेशन या फिर सुधार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अम्लीय मृदा होती है, ठीक है, अगर बात की जाए सारी की तो सारी कंट्रोल किया जाता है जिप्सम के द्वारा। और अगर बात की जाए अम्लीय मृदा की सुधार के बारे में तो इसका सुधार किया जाता है चूने के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से पौधे के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता का लक्षण कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्न में से पौधे के लिए पोषक तत्वों को अनिवार्यता का लक्षण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से बताइए कि जो क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी उनको बारे में यहाँ पर बताया गया। मुख्यतः इसके 3 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि इसकी कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट पूर्ति नहीं कर सकता, इसके बगैर पौधा अपनी लाइफ साइकिल कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये पौधों में उपस्थित नहीं होता है। तो यार कहाँ चौथा ऑप्शन, अर्थात यार कहाँ पौधों में उपस्थित नहीं होता है, अर्थात कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है? लास्ट ऑप्शन, पौधे में ये उपस्थित नहीं होता है बल्कि इसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्लीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन का नाम बताइए। जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर बात की जाए क्षारीय मृदा की तो क्षारीय मृदा का कंट्रोल किया जाता है जिप्सम के द्वारा, और अगर बात की जाए अम्लीय भूमि की तो अम्लीय भूमि का सुधार किया जाता है चूने के द्वारा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा पौधा के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। तो कौन सा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर लोहा। जल्दी से बताइए कि किस न्यूट्रिएंट को पौधों के लिए आवश्यक नहीं माना गया है, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, लोहा को या फिर सोडियम को। तो इसका राइट आंसर होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम, क्योंकि यार खां जो पौधों के लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, उनमें यार खाना इसे नहीं रखा गया है, अर्थात यार खां सोडियम को नहीं रखा गया। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पौधे के लिए आवश्यक नहीं है परंतु उपयोगी जरूर होता है, रखना कि कौन सा तत्व पौधे के लिए उपयोगी होता है लेकिन आवश्यक नहीं होता है, वो कौन सा है, सोडियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। आपको बताना है यार खां माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहले ऑप्शन देख लीजिए, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि प्राइमरी और सेकेंड में डिवाइड होते हैं, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो पहले आप इसमें से देख लीजिए क्वेश्चंस को कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या फिर पोटेशियम। जल्दी से बताइए कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है। तो जल्दी से बताइए मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीज या फिर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर आएगा मैग्नीज, क्योंकि आपको पता होगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। लेकिन अगर बात की जाए मैग्नीज की तो ये क्या होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, और इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताइए क्लोरीन, बोरोन, कॉपर या गंधक। जल्दी से बताइए कौन सा होता है, यानी कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, क्लोरीन, बोरोन, गंधक या फिर कॉपर। तो यार खां कॉपर या फिर सल्फर, कॉपर जिसे यार खां सल्फर के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या होता है यार खां, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में अगर बात की जाए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। अर्थात यार खां जो सल्फर है ये क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। इसलिए यार खां इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा सल्फर, क्योंकि यार खां एक यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साधारणतः भूमि का कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है। यार खां जो साधारण भूमि होती है तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं 10:1 में। किस रेशियो में पाए जाते हैं, 10:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 या अधिक पोषक तत्व वाले उर्वरक को क्या बोला जाता है। अर्थात यार खां कि ऐसा उर्वरक जिसमें यार खां 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उस उर्वरक को किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करिए, डबल उर्वरक, जटिल उर्वरक, मिश्रित उर्वरक या फिर जैविक उर्वरक। अर्थात यार खां कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उस उर्वरक को किस नाम से जाना जाता है। तो यार खां जिस उर्वरक में 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे बोला जाता है जटिल उर्वरक। किस नाम से जाना जाएगा, जटिल उर्वरक के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से जैविक उर्वरक कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है जैविक उर्वरक कौन सा है, एनहाइड्रस अमोनिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर यूरिया। जल्दी से बताइए कि जैविक उर्वरक कौन सा माना गया है। यहाँ पर जैविक नहीं होता है, जिसे कार्बनिक या जैविक दोनों ही एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हाँ कि निम्न में से जैविक या कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा होता है। यार हाँ यूरिया। क्या होता है, कार्बनिक और जैविक उर्वरक दोनों एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, यूरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैन। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका शॉर्ट नेम होता है कैन, जिसे यार किसान खाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात तेरा कैन या किसान खाद दोनों एक ही नाम होता है। तो इसमें बताइए कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है। अर्थात यार हाँ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है, 16%, 20%, 26% या फिर 32%। जल्दी से बताइए कैन या किसान खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, 16%, 26%, 20% या फिर 32%। तो यार हाँ अगर बात की जाती है किसान खाद की तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 26%। कितना होता है, 26%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं डीएपी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा बताइए। ठीक है, आपको पूछा गया है फास्फोरस की, तो फास्फोरस की अगर बात की जाती है डाई अमोनियम फॉस्फेट में, तो पहले आप बता दीजिए कि जो फास्फोरस होता है वो कितना पाइसा है, 16, 32, 46 या फिर 60। जल्दी से बताइए कि डीएपी में फास्फोरस कितना होता है, 16, 32, 46 या फिर 60। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा है डीएपी की मात्रा, तो डीएपी में यार हाँ फास्फोरस तो होता है 46%, फास्फोरस होता है 46%। और अगर बात की जाए हाँ अमोनिया, अमोनिया के रूप में पाइसा है अर्थात नाइट्रोजन। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की अगर बात की जाए इसमें कितना पाइसा है, तो नाइट्रोजन होता है इसमें 16 या 18%, 16 से 18% यार हाँ डीएपी में नाइट्रोजन पाइसा है। लेकिन अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस होता है इसमें 46%। अर्थात यार हाँ इसका राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी, अर्थात यहाँ डाई अमोनियम फॉस्फेट में जो फास्फोरस होता है ये कितना होता है, 46% होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं या फिर कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यार हाँ, जितने भी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है NPK, ठीक है, अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट अर्थात यार NPK, इनकी कमी के लक्षण कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, तो इन तीनों के लक्षण याद रखना पुरानी पत्तियों में, जितने भी जो ओल्ड लीव्स होती है तो उन पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं यार रखना, पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, NPK की कभी भी अगर कमी के बारे में पूछा जाता है कि इनके लक्षण सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इनके लक्षण दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है। तो कौन सा होता है ऐसा उर्वरक, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि फूलों की क्रिया को रोकने से बचा जाता है। जिब्रेलिक अम्ल, काइनेटिन, इथाइलिन या फिर ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए कि फूलों को गिरना कम किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है यार ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीजन में भी किससे? तो यार नैप्थलिक एसिटिक एसिड के द्वारा। किसके द्वारा? नैप्थलिक एसिटिक एसिड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है, अर्थात यार फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये किस पार्ट में होती है। जल्दी से बताइए, फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर एंडोडर्मिस में। जल्दी से बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये कहाँ पर होती है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है ये होती है लीफ में, और लीफ के किस पार्ट में? यार क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर होती है? हरित लवक में ये क्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न भोजन किस ऊतक के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है भोजन के बारे में, अर्थात यहाँ खनिज, पोषक तत्व या फिर भोजन के बारे में, तो भोजन को जो ट्रांसफर किया जाता है संपूर्ण प्लांट में, तो वो किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। यार अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार किया गया है इसे संपूर्ण प्लांट में ट्रांसफर कौन करता है, तो ये करता है फ्लोएम ऊतक। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे में, ठीक है, जल का ट्रांसफर कौन करता है, तो वो करता है जाइलम। ठीक है। अगर बात की जाए जल की, तो जल का ट्रांसफर किया जाता है जाइलम के द्वारा। और अगर बात की जाए भोजन की, तो भोजन को ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे में श्वसन क्रिया करने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ये भी आपको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया के लिए आपको पता होगा किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस भाग में होता है। जल्दी से बताइए कि जो एनर्जी का सोर्स है वो किसे माना जाता है, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोलस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर क्लोरोप्लास्ट को। जल्दी से बताइए कि ऊर्जा उत्पादन किस भाग में होती है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर क्लोरोप्लास्ट में। जल्दी से कमेंट करिए कि कहाँ पर की जाती है यार ना। तो इसमें यार अगर बात की जाती है ऊर्जा उत्पादन के बारे में, तो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अर्थात यार अगर बात की जाती है ऊर्जा उत्पादन के बारे में, तो इसका उत्पादन लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए यार जो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा का शक्ति ग्रह बोला जाता है। ऊर्जा का शक्ति ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि यार जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट नंबर जब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।